आज का हमारा विषय है इतिहास। और इतिहास को आज हम बिल्कुल आरंभ से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए कि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा हम इतिहास को समझ सकें। क्योंकि एक बड़ी समस्या है लोगों के सामने कि इतिहास मान लेते हैं कि इतिहास एक बहुत ही जटिल विषय है और इतिहास को पढ़ने में बड़ी समस्याएं आती हैं। बहुत सारी तारीखें याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको याद करना बड़ा कठिन होता है। तो हम आज आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे पढ़ने का जिससे आपको समझने में आसानी होगी, इतिहास की समझ आपके अंदर विकसित होगी और इतिहास को फिर आप एक कठिन विषय नहीं मानेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देते हैं, सब में इतिहास के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए इतिहास को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो पूर्व की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से किया गया वर्णन ही इतिहास कहलाता है। बहुत सारे विदेशी लेखक जो हैं इसीलिए ये मानते हैं कि भारत में प्राचीन काल में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सैकड़ों ग्रंथ प्राचीन काल में लिखे गए हैं उनमें घटनाओं का क्रम नहीं दिया गया है और इसी कारण से मानते हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा भारत में प्राचीन भारत में विकसित नहीं हुई थी। तो पहली शर्त तो इसकी ये है कि घटनाओं में क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर व्यापक तौर पे हम देखें तो जब से मानव सभ्यता का इतिहास आरंभ होता है तब से लेकर के वर्तमान समय तक जितनी भी मानव की एक्टिविटीज रही हैं, जितनी भी उसकी कार्यशैलियां कार्य प्रणालियां रही हैं, जो जो कार्य उसने किया है सारे इतिहास के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि इतिहास की विषय वस्तु क्या है, इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो इतिहास के अध्ययन के लिए हम मानव की समूची एक्टिविटीज को कई भागों में बांट देते हैं। जैसे कि पहला है राजनीतिक जीवन, दूसरा है सामाजिक जीवन, तीसरा है आर्थिक जीवन, चौथा है धार्मिक जीवन। मानव सभ्यता के समूचे इतिहास का अध्ययन पाषाण काल से लेकर के वर्तमान काल तक के मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन हम इन्हीं चार खंडों के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि कब से मानव सभ्यता में राजनीतिक संस्था का विकास हुआ और वर्तमान स्थिति में ये किस स्थिति में पहुंचा है। पाषाण काल में किसी भी प्रकार अगर हम देखेंगे पाषाण काल में, तो पाषाण काल में विशेष करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इसका अध्ययन किया जाए तो पाषाण काल में किसी भी तरह की राजनीतिक संस्था का विकास नहीं हुआ था। वैदिक काल आते आते राजनीतिक संस्था का विकास होता है और वह राजनीतिक संस्था तब से लेकर के वर्तमान समय तक अस्तित्व में बनी हुई है। केवल समय समय पर इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो हमें केवल उन परिवर्तनों का अध्ययन करना है कि कौन कौन से परिवर्तन किस समय में हुए हैं। चाहे वो वैदिक काल हो, चाहे वैदिकोत्तर काल हो, चाहे आपका मौर्य काल हो, शुंग हो, कुषाण हो, गुप्त काल हो, धीरे धीरे मध्यकाल में, फिर आधुनिक काल में केवल इन संस्थाओं में होने वाले विकास का हमको अध्ययन करना है। बाकी कमोबेश ये संस्थाएं उसी रूप में सदैव पाई गई हैं। तो हमें अब अलग अलग कालों का अगर अलग अलग कालों के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करना है तो हमें सबका अलग अलग नहीं करना है, बल्कि उसमें होने वाले जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों का हमें अध्ययन करना है। इस प्रकार से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इतिहास को समझने में हमें या राजनीतिक जीवन को समझने में हमें आसानी होगी।
मानव के सामाजिक जीवन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास पुराना है। जब से धरती पर मानव का अस्तित्व हुआ है तब से उसके सामाजिक जीवन का आरंभ होता है। वर्तमान समय तक निरंतर परिवर्तनों के साथ, निरंतर विकास के साथ उसका सामाजिक जीवन अस्तित्व में बना हुआ है। और जब तक मानव का अस्तित्व इस धरती पर रहेगा तब तक उसके सामाजिक जीवन में निरंतर विकास होता रहेगा। तीसरा हमारा टॉपिक है आर्थिक जीवन। मानव के आर्थिक जीवन का आरंभ भी संभवतः उसके सामाजिक जीवन के साथ साथ ही आरंभ होता है। राजनीतिक जीवन भले ही उसका नहीं आरंभ हुआ था, लेकिन उसके आर्थिक जीवन का आरंभ हो गया था। तो हमें निरंतर पाषाण काल से लेकर के वर्तमान समय तक होने वाले उसके आर्थिक क्रियाविधियों में, आर्थिक क्रियाकलापों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। चौथा हमारा टॉपिक है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन का आरंभ भी संभवतः पाषाण काल आते आते आरंभ हो जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पूरा पाषाण काल से ही मानव के धार्मिक जीवन का आरंभ मिलता है, क्योंकि इलाहाबाद के निकट लोहदा नाले से हड्डी की बनी हुई असनिर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। तो जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मातृ देवी की उपासना का आरंभ भारत में पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। तो इस तरह से हम धार्मिक जीवन का आरंभ पूरा पाषाण काल से मान सकते हैं। अब हम इसका व्यापक अध्ययन न करके, इसका व्यापक व्याख्या न करके, इसके बारे में हम केवल इतना बता रहे हैं आपको कि हमें केवल तुलनात्मक अध्ययन करना है। कब से इन संस्थाओं का आरंभ होता है, वर्तमान समय में किन परिवर्तनों के साथ अस्तित्व में बनी हुई है, हमें केवल एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा इतिहास को समझना है। बाकी विस्तृत रूप से हम इसकी व्याख्या अलग अलग कालखंडों का अध्ययन करते समय पढ़ेंगे।